हेलो, मैं सुफिया संजीदा। आप सभी को नमस्कार। आज हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल का दृष्टि में पृथ्वीराज रासो को पढ़ेंगे। पृथ्वीराज रासो 2500 पृष्ठों का बहुत बड़ा ग्रंथ है, जिसमें 69 समय सर्ग या अध्याय है। कई बार हम लोगों से पूछ लिया जाता है कि पृथ्वीराज रासो में कितने समय या सर्ग है, तो 69 है। प्राचीन समय में प्रचलित प्राय सभी छंदों का व्यवहार हुआ है। मुख्य छंद है कवित, छाप्य, दोहा, तोमर, त्रोटक, गाहा और आर्य। जैसे कादम्बरी के संबंध में प्रसिद्ध है कि उसका पिछला भाग बाण के पुत्र ने पूरा किया, वैसे ही रासो के पिछले भाग का भी चंद्र के पुत्र जल्हड़ द्वारा किया जाना कहा जाता है। रासो के अनुसार जब शहाबुद्दीन गौरी पृथ्वीराज को कैद करके गजनी ले गया, तब कुछ दिन पीछे चंद भी वहीं गए। जाते समय कवि ने अपने पुत्र जल्हड़ के हाथ में रासो की पुस्तक देकर उसे पूर्ण करने का संकेत किया। मतलब जब रासो के अनुसार जब शहाबुद्दीन गौरी पृथ्वीराज को कैद करके गजनी ले गया, तब कुछ दिनों पीछे चंद भी वहीं गया और जाते समय कवि ने अपने पुत्र जल्हड़ के हाथ में रासो की पुस्तक देकर उसे पूर्ण करने का क्या किया, संकेत किया। जल्हड़ के हाथ में रासो को सौंपे जाने और उसके पूरे किए जाने का उल्लेख रासो में मिलता है। पुस्तक जल्हड़ हथ दे चली गजन निर्काज, रघुनाथ चरित हनुमंत कृत, भूप भोज उद्रिय जिन, पृथ्वीराज सुजस कवि चंद कृत चंद नंद उद्धृत तिमि। पृथ्वीराज रासो में आबू के यज्ञ कुंड से 4 क्षत्रिय कुलों की उत्पत्ति तथा चौहानों के अजमेर में राजस्थान से लेकर पृथ्वीराज के पकड़े जाने तक का सविस्तार वर्णन है। यानी कि पृथ्वीराज रासो में माउंट आबू के यज्ञ कुंड से 4 क्षत्रिय कुलों की उत्पत्ति और चौहानों के अजमेर राजस्थान से लेकर पृथ्वीराज के पकड़े जाने तक का सविस्तार वर्णन है। इस ग्रंथ के अनुसार पृथ्वीराज अजमेर के चौहान राजा सोमेश्वर के पुत्र और अर्णोराज के पौत्र थे। यानी कि इस ग्रंथ के अनुसार पृथ्वीराज अजमेर के चौहान राजा सोमेश्वर के पुत्र हैं, यानी सोमेश्वर उनके पिता हैं। सोमेश्वर का विवाह दिल्ली के तोमर राजा अनंगपाल की कन्या से हुआ। सोमेश्वर का विवाह किससे हुआ? अनंगपाल की कन्या से हुआ। अनंगपाल की 2 कन्याएं थी, सुंदरी और कमला। सुंदरी का विवाह कन्नौज के राजा विजयपाल के साथ हुआ और इस संयोग से जयचंद्र राठौर की उत्पत्ति हुई। जयचंद्र के बारे में भी आप लोगों को कई बार सुनने को मिला है। दूसरी कन्या कमला का विवाह अजमेर के चौहान सोमेश्वर के साथ हुआ और जिनके पुत्र पृथ्वीराज हुए। यानी कि सुंदरी का विवाह कन्नौज के राजा विजयपाल के साथ हुआ और इनसे और जयचंद्र राठौर की उत्पत्ति हुई। और दूसरी कन्या कमला का विवाह अजमेर के चौहान सोमेश्वर से हुआ, जिनके पुत्र पृथ्वीराज हुए। अनंगपाल ने अपने नाती पृथ्वीराज को गोद ले लिया, जिससे अजमेर और दिल्ली का राज क्या हो गया, एक हो गया। जयचंद्र को यह बात अच्छी नहीं लगी। उसने एक दिन राजसूय यज्ञ करके सब राजाओं को यज्ञ के भिन्न भिन्न कार्यों के लिए निमंत्रित किया और इस यज्ञ के साथ ही अपनी कन्या सुनियोगिता का स्वयंवर रचा। यानी कि आप लोग सुनियोगिता स्वयंवर के बारे में भी पढ़ा होगा कि जयचंद्र को यह बात अच्छी नहीं लगी, तो उसने क्या किया कि एक दिन सभी राजाओं को निमंत्रित किया और राजसूय योग करवाया। राजसूय योग में सभी राजा आए पर पृथ्वीराज नहीं आए। इसे जयचंद्र ने चिढ़कर पृथ्वीराज की एक स्वर्ण मूर्ति द्वारपाल के रूप में द्वार पे रखवा दी। जब पृथ्वीराज नहीं आया, तब क्या किया जयचंद्र ने चिढ़कर पृथ्वीराज की एक स्वर्ण मूर्ति द्वारपाल के रूप में क्या किया, दरवाजे पे ही रखवा दिया। संयोगिता का अनुराग पहले से ही पृथ्वीराज पे था, यानी कि संयोगिता का प्रेम पहले से ही पृथ्वीराज पे था। और जब वो जयमाला लेकर रंगभूमि में आई, तब उसे क्या किया, पृथ्वीराज की मूर्ति को ही माला पहना दी। इस पर जयचंद्र ने उसे घर से निकालकर गंगा के किनारे के महल में भेज दिया। उन्होंने क्या किया, जयचंद्र ने क्या किया कि घर से निकालकर गंगा के किनारे महल में भेज दिया। इधर पृथ्वीराज के सामंतों ने आकर यज्ञ विध्वंस किया। फिर पृथ्वीराज ने चुपचाप आकर संयोगिता से गंधर्व विवाह किया और अंत में उसे हर ले गया।
रास्ते में जयचंद की सेना ने बहुत युद्ध किया, पर संयोगिता को लेकर पृथ्वीराज कुशलतापूर्वक दिल्ली पहुंच गए। वहां भोग विलास में ही उनका समय बीतने लगा। राज्य की रक्षा का ध्यान न रह गया। बल का बहुत कुछ हाथ तो जयचंद और राजाओं के साथ लड़ते लड़ते हो चुका था और बड़े बड़े सामंत मारे जा चुके थे। अच्छा अवसर देखकर शहाबुद्दीन चढ़ाया, पर हार गया और पकड़ा गया। पृथ्वीराज ने उसे छोड़ दिया। वह बार बार चढ़ाई करता रहा और अंत में पृथ्वीराज पकड़कर गजनी भेज दिए गए। कुछ काल के पीछे कवि चंद भी गजनी पहुंचे। एक दिन चंद के इशारे पर पृथ्वीराज ने शब्दभेदी बाढ़ से शहाबुद्दीन को मारा और फिर दोनों एक दूसरे को मारकर मर गए। शहाबुद्दीन पृथ्वीराज के बैर का कारण यह लिखा गया है कि शहाबुद्दीन अपने यहाँ की एक सुंदरी पर आसक्त था, जो दूसरे पठान सरदार हुसैन शाह को चाहती थी। जब ये दोनों शहाबुद्दीन से तंग हुए, तब हार कर पृथ्वीराज के पास पहुँचे और पृथ्वीराज के यहाँ कहला भेजा कि उन दोनों को अपने यहाँ से निकला। यानी कि जब वो पृथ्वीराज के यहाँ पहुँचे तो शहाबुद्दीन क्या कहला भेजा कि अपने यहाँ से दोनों को निकाल दे। लेकिन पृथ्वीराज ने उत्तर दिया कि शरणागत की रक्षा करना क्षत्रियों का धर्म है, अतः इन दोनों की हम बराबर रक्षा करेंगे। इसी बैर से शहाबुद्दीन ने दिल्ली पर चढ़ाई की। इसके अतिरिक्त बीच बीच में बहुत से राजाओं के साथ पृथ्वीराज के युद्ध और उनके राजकन्याओं के साथ विवाह की कथाएं रासों में भरी पड़ी मिलती है। ऊपर लिखे वृत्तांत और रासों में दिए गए सनदों को ऐतिहासिक तथ्यों के साथ बिल्कुल मेल न खाने के कारण अनेक विद्वानों ने पृथ्वीराज समय से किसी कवि की रचना होने पर पूरा संदेश किया। यानी कि ऊपर लिखे वृत्तांत और रासों में दिए हुए सनदों का ऐतिहासिक तथ्यों के साथ बिल्कुल मेल नहीं खा रहा था। इसी कारण विद्वानों ने क्या किया, पृथ्वीराज समय से किसी कवि की रचना होने में पूरा संदेह किया और इसे 19वीं शताब्दी में लिखा हुआ एक क्या कहा, जाली ग्रंथ ठहराया और इसे 16वीं शताब्दी में लिखा हुआ एक जाली ग्रंथ ठहराया। रासों में चंगेज, तैमूर आदि कुछ पीछे नाम आने से यह संदेह और भी पुष्ट होता है। प्रसिद्ध इतिहासज्ञ राय बहादुर, पंडित गौरी शंकर, हीराचंद्र ओझा रासों में वर्णित घटनाओं तथा सनदों को बिल्कुल भाटों की कल्पना मानते हैं। यानी कि वो मानते हैं कि इसमें ऐतिहासिक के साथ साथ काल्पनिक भी है। पृथ्वीराज की राज्यसभा के कश्मीरी कवि जयनायक ने संस्कृति में पृथ्वीराज विजय नामक एक काव्य लिखा। पृथ्वीराज की राज्यसभा में कश्मीरी कवि जयनायक ने क्या लिखा, पृथ्वीराज विजय नामक एक काव्य लिखा जो पूरे नहीं मिलता है। इसमें पृथ्वीराज की माता का नाम कर्पूर देवी लिखा है, जिसका समर्थन हांसी के शिलालेख से भी होता है। उक्त ग्रंथ अत्यंत प्रमाणिक और समसामयिक रचना है। उसके अतिरिक्त हमीर काव्य आदि कई प्रमाणिक ग्रंथों के अनुसार सोमेश्वर का दिल्ली के तोमर राजा अनंगपाल की पुत्री से विवाह होना और पृथ्वीराज का अपने नाना की गोद जाना, राणा राम सिंह का पृथ्वीराज का समकालीन होना और उनके पक्ष में लड़ना, संयोगिता, हरण इत्यादि बातें असंगत सिद्ध होती है। इस प्रकार आबू के यज्ञ से चौहान आदि 4 अग्निकुलों की उत्पत्ति की कथा भी शिलालेखों की जांच करने पर कल्पित ठहराई जाती है, क्योंकि इनमें से सोलंकी, चौहान आदि कई कुलों के प्राचीन राजाओं के शिलालेख मिले हैं, जिनमें थे सूर्यवंशी, चंद्रवंशी आदि कहे गए हैं। अग्निकुल का कहीं कोई उल्लेख ही नहीं है।